आज हम बात करने जा रहे हैं उन भारतीय चिकित्सा डॉक्टर से जिन्होंने अपनी होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति को ना सिर्फ देश भारत में ना सिर्फ बल्कि अंतरराष्ट्रीय ब्रिक्स एवं आप देख सकते हैं कि ऑक्सफोर्ड में भी पहचान दिलाई। और इसी के साथ मैं ऋषिका सिंह परिहार स्वागत करती हूँ आप सभी का एमपी न्यूज में। तो आज आप जुड़ चुके हैं एमपी न्यूज के स्पेशल सेगमेंट हेल्थ गुरु में, जहां हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा सर से। वेलकम टू द न्यूज रूम सर। जैसे कि ये एक बहुत बड़ी ब्रांच ऑफ स्टडी है, बहुत बड़ी ब्रांच ऑफ डॉक्टरी है होम्योपैथी, जिसको लेकर के आज भी लोगों में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहता है। सर, आप इस पद्धति को ना सिर्फ देश बल्कि विदेश में भी रिप्रेजेंट करते हैं और रशिया में एक ब्रिक्स जैसे इतने बड़े इवेंट में अगर आप जाके इसको प्रेजेंट करते हैं तो सर आपको कैसा फील होता है? बस यही बोलना चाहूंगा कि जो प्राउड मैंने आज तक अपने करियर में काम करके जो पाया है उसका अगर सही मायनों में अब सच्चा समय आया है कि कुछ बता सकूं तो शायद वो 21 साल की मेरी मेहनत है कि मैं आज मैं देश के नाम से ब्रिक्स में जो मैं चूंकि मैं बीइंग अ डॉक्टर यहाँ पर जो क्लिनिकल और सर्जिकल डिसीज स्पेशलिस्ट के रूप में काम कर रहा हूँ, तो मेरी एक काम करने की विधा है जिसको मैंने होम्योपैथी को सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न के नाम से चेंज करने की कोशिश की है। तो मेरा जो विजन है वो सिर्फ लोकल विजन ना होकर ग्लोबल विजन बनते जा रहा है और इसी बात के कारण ब्रिक्स में मैं एज ए होम्योपैथी रिप्रेजेंटेटिव के रूप में एक ऑफिशियल अपॉइंटमेंट लेकर मैं काम कर रहा हूँ, जिसमें मुझे भूमिका दी गई है कि ये जो हमारा रिसर्च है उसको हम सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न को जो इंडिया से जो हमारा इन्वेंशन है, एक तरीके से एक नया तरीका है, एक नया कंसेप्ट है, इसको हम आगे बढ़ाएं और ग्लोबली जो होम्योपैथी जो लोकली हम पहले जो सुनते आए हैं कि जर्मनी की होम्योपैथी है जो इंपोर्ट हुई थी, उसको हम इंडिया से सुपर स्पेशलिटी होम्योपैथी जो एक्सपोर्टेड होम्योपैथी के रूप में कहीं ना कहीं डेवलप करें और लोगों को प्रचार प्रसार में बता सकें। जी सर, ये सफर सर बहुत ही लंबा रहा होगा कि एक अपने देश से उभर के फिर विदेश में जाके इसे रिप्रेजेंट कर पाना। सर, वो सफर कैसे कंटिन्यू हुआ और कैसे सर आप वहां तक पहुंचे? ये जो सफर है वो एक दिन का नहीं है, करीब 21 साल की मेरी मेहनत है। नो डाउट मैं अपने बारे में दोस्तों बताना चाहूंगा कि मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, मैं छत्तीसगढ़ के एक छोटे से शहर से आया था और मेरे घर में 19 एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं। तो चूंकि मेरे परिवार में एलोपैथिक बैकग्राउंड का बहुत अच्छा खासा प्रभाव रहा है और मेरे घर में आयुर्वेदिक फैक्ट्री भी है, तो कहीं ना कहीं एलोपैथी और आयुर्वेद से मुझे बहुत कुछ नॉलेज घर से मुझे प्राप्त हुआ और चूंकि मैंने पढ़ाई होम्योपैथी में किया था, इसलिए आगे जाकर मेरे दिमाग में एक विजन था कि हम कुछ ऐसा करेंगे जो मेडिकल साइंस की बहुत सारी लिमिटेशंस वाले केसेस होते हैं जहाँ पर हर सिस्टम कहीं ना कहीं मेहनत कर रहा है, जिसमें आगे रिसर्च की बहुत ज्यादा संभावना है और पूरी दुनिया उस पर काम कर रही है। तो एक विजन था कि कुछ नया करना है और जो होम्योपैथी जो 200-250 साल पुरानी सिस्टम जो कि हम कह सकते हैं जर्मनी से जो हम इंडिया में अभी तक पढ़ रहे हैं या बता रहे हैं या लोग जानते हैं, उससे हमें बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो ये जो विजन था परिवार से आई थी, प्रेरणा परिवार से मिली। दूसरा प्रेरणा थे मेरे पेशेंट, जिन्होंने ये सिखाया कि जब वो हमसे उम्मीद करते हैं तो हमें उनकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए कुछ नया करना पड़ता है। कोई जरूरी नहीं लिखा है कि जितना हमें डोज बताया गया है या जितना हमें पढ़ाया गया है हम उससे आगे ना सोचें, क्योंकि हर पेशेंट एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लेकर आता है और जब वो सामने आता है तो कहीं ना कहीं उसकी जो तकलीफ है, जब हम बीइंग अ ह्यूमन एज ए बीइंग अ डॉक्टर हम जब समझने की कोशिश करते हैं, तो डॉक्टर सैमुअल हनीमन जो कि होम्योपैथी के ओरिजिनेटर जो डिस्कवरर थे, उन्होंने ये बात बोली थी कि जो फिजिशियंस का हाई एंड ओनली मिशन होना चाहिए इज टू रिस्टोर द सिक टू हेल्थ टू क्योर एज इट इज टर्म। इसका मतलब है कि हमारा मिशन ये होना चाहिए कि जो पेशेंट हमारे सामने है उसके लिए हम उसे जो सिक है उससे हेल्थ तक लाएं, हेल्थ से हम क्योर तक लाएं और जैसा उन्होंने बताया था उसे हम उसके हिसाब से काम करने की पूरी कोशिश करें। सेकंड, उन्होंने जो विजन बताया था कि जो भी फिजिशियन का हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर होना चाहिए, जो भी क्योर करने की दशा होनी चाहिए, वो हमेशा रैपिड, जेंटल और परमानेंट होना चाहिए। यानी हम जो भी ट्रीटमेंट करें उसको फास्ट भी करना है और जेंटल होना चाहिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं हो, कोई परहेज ना हो, इस तरीके से उन्होंने कोशिश बताई थी और उसको परमानेंट करने की कोशिश करना है। तो मेरे हर पेशेंट में एक नया पेशेंट देखता हूँ और कहीं ना कहीं ये मेरा एक दिमाग का विजन है कि हर केस को हमें ठीक करने की इस दृष्टिकोण से ऑप्टिमम टू क्योर या क्योर इस लेवल पर जाकर सोच रहे हैं, फिर चाहे उसकी बीमारी की सीवियरिटी किसी भी लेवल पे हो। जो भी मेरे पेशेंट्स मुझे आज सुन रहे हैं, मैं उनसे विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि आप मेरे चैनल पर या यूट्यूब के चैनल पर जाकर या वेबसाइट पर जाके देखिए कैसे हमने सुपर स्पेशलिटी होम्योपैथी में जो 21 साल की मेहनत है, जिसमें करीब 3000 से ज्यादा पेशेंट्स का डेटा हमने जो जनरेट किया है, लगभग ये वो पेशेंट्स हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि मेडिकल साइंस काफी संभावना खोज रहा है और वो कैंसर के स्टेज 4 के पेशेंट हो सकते हैं जिसमें करीब 9-9 सेंटीमीटर की गठान लोगों ने गलाई और सिर्फ सुपर स्पेशलिटी होम्योपैथी का ट्रीटमेंट लेकर
कीमो, रेडिएशन, सर्जरी, इम्यूनोथेरेपी और टारगेट थेरेपी जैसा काम भी उन्होंने दवाइयों से किया। तो एक तरीके से एक नया विधा है जो कह सकते हैं कि किसी भी स्टेज के कैंसर पे इवन लास्ट होप में भी आपको जब सब मना कर देते हैं तो भी मेरा इस चैनल के माध्यम से निवेदन है कि आप जरूर ऐसे पेशेंट्स के बारे में जाके सुने या उनकी रिपोर्ट देखें जिन्होंने 9 सेंटीमीटर तक की गठानों को इस सुपर स्पेशलिटी होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से डिसॉल्व किया और नया जीवन प्राप्त किया। सर क्योंकि आपने कहा कि आपका फैमिली बैकग्राउंड है, तो सर कितना आपके लिए एक एडवांटेज रहा है कि हाँ फैमिली बैकग्राउंड था और कितना आपके लिए चैलेंजिंग रहा है? दोनों चीज है, तो आपने दोनों चीज बोल दी। एडवांटेज ये था कि मुझे पहले से थोड़ा सा मेडिकल फील्ड का नॉलेज था, तो उसका कहीं ना कहीं फायदा मिलता है क्योंकि घर में एक परंपरा है जो हम देखते आते हैं, अपने बड़ों को एडमायर करते हैं, उनसे इंस्पायरेशन मिलता है कि कैसे जीवन जीना है, काटना नहीं है, और दूसरा लोगों के लिए कैसे मदद अच्छे से अच्छा करना है। क्योंकि जब डॉक्टर के रूप में अगर ईश्वर आपको उस सीट पे बैठाता है तो निश्चित रूप से हम ईश्वर नहीं है, लेकिन अगर ईश्वर की दी हुई शिफा से हम किसी एक इंसान की भी जीवन बचा सके, एक इंसान की सर्जरी बचा सके, उसको ना उम्मीदी से उम्मीदों का एक मेरा जो विजन है इम्पॉसिबल टू पॉसिबल, जो विजन ऑफ इम्पॉसिबल टू पॉसिबल, जो मेरी एक बुक है जिसमें मैं ये 3000 पेशेंट के बारे में जो मैंने पूरी एक डॉक्यूमेंट्री दी हुई है, मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि इस बुक के बारे में जाकर मेरे चैनल पे या वेबसाइट के माध्यम से आप जरूर जानकारी प्राप्त करें और उन पेशेंट्स की डिटेल जरूर देखें, जिसमें ये मेरा जो फैमिली का सिखाया हुआ है कहीं ना कहीं एडवांटेज के रूप में भी मिला कि जो करना है बहुत दिल से करो, मन से करो और कुछ नया करने की कोशिश करो, क्योंकि आप उस वक्त उन ट्रीटिंग पोजीशन में रहते हो जो पेशेंट आपसे उम्मीद कर रहा है कि वो मुझे ठीक कर दे। तो आपको बीइंग अ पेशेंट सोचना है कि मैं उस पेशेंट को कैसे ठीक करूंगा, अगर मैं उसकी जगह होता तो मुझसे क्या उम्मीद कर रहा होता। तो निश्चित रूप से अगर वो मैं एक पेशेंट की जान बचाऊंगा तो उसका पूरा परिवार उससे लाभान्वित होगा। तो ये सोच के साथ अगर हम जब काम करते हैं तो निश्चित रूप से जो परिवार की प्रेरणा है वो एडवांटेज भी बनती है और इंस्पिरेशन भी मिलती है और कहीं ना कहीं लोगों के लिए फायदा भी करता है। जी सर, हम देखते हैं कि होम्योपैथी को लेकर के आज भी लोगों के मन में कहीं ना कहीं इतनी अवेयरनेस नहीं है। तो सर होम्योपैथी की ब्रांच और साथ साथ इसके क्या सिद्धांत हैं सर, वो बताएं। दोस्तों, जो होम्योपैथी के बारे में अभी तक जो जानने में आया है, ज्यादातर क्लासिकल होम्योपैथी के बारे में लोगों को परिचय है कि जर्मनी से बनी हुई 200-250 साल पुराना सिस्टम जो कि हम इंडिया में पढ़ रहे हैं और जिसमें हम ये कहते हैं कि होम्योपैथी सेफ सिस्टम है। बट चूंकि होम्योपैथी के बारे में ऐसा माना जाता है कि होम्योपैथी बेसिक केसेस में काम करती है, जैसे स्किन है, हेयर है, ये छोटे मोटे जो इस तरीके से जो अल्टरनेटिव केसेस हैं जिसपे बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन ना हो। मैं इस चीज को चूंकि पढ़ के आया था और मेरी उम्मीदें हमेशा मुझसे ज्यादा होती है कि मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि मैं आज जो अच्छा कर रहा हूँ कल उससे और अच्छा करूंगा और परसों और उससे अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए मेरे 21 साल में हमेशा मैंने इस चीज को सीखा है, माना है और करने की कोशिश की है कि इस होम्योपैथी को जो मैंने पढ़ी है मैं इसे भारत से कुछ नया लाने की कोशिश करूंगा जो वर्ल्ड वाइड दूसरे तरीके से लोगों को उन केसेस में काम करके हम बताएं जिसमें अभी तक ये बोला जाता था कि होम्योपैथी का इसमें रोल नहीं है। तो जो करने के लिए कुछ नया करने की जरूरत थी, मैंने अपने सीनियर से पूछा, अगर मैंने कुछ अपने ऊपर डॉक्टर से पूछा तो सबका ये कहना है कि जो लिखा है ये है, इसके आगे बहुत ज्यादा इस पे काम नहीं हुआ और कहीं ना कहीं संभावना है किया जा सकता है पर करना पड़ेगा। तो जो करना पड़ेगा एक वर्ड है मैंने अपने ऊपर लिया कि मैं करता हूँ, मैं कुछ अच्छा करूंगा तो डेटा जनरेट होगा और जो 3000 रुपए का डेटा जनरेट हुआ है आज उसके माध्यम से हम बताने की पूरी कोशिश करते हैं कि जो होम्योपैथी जो क्लासिकल थी अब हम सुपर स्पेशलिटी होम्योपैथी जो कि इंडिया से नया वर्जन बन सकता है वो हम लॉन्च करें और इस दिशा में काम करने के लिए हमें कहीं ना कहीं पेशेंट्स का भी सपोर्ट मिला, कहीं ना कहीं हमारे सीनियर्स डॉक्टर्स का भी सपोर्ट मिला और एक मेरा विजन था कि कुछ नया करना है और नो डाउट आज उसी के कारण आज मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बता पा रहा हूँ कि होम्योपैथी कैंसर, किडनी केस जो कि किडनी फेलियर के ऐसे स्टेज जो कि कह सकते हैं कि स्टेज 5 की किडनी फेलियर जिनमें ट्रांसप्लांट कराने की मजबूरी होती है, डायलिसिस कराने की मजबूरी होती है, उसको हमने 21 क्रेटिनिन तक के पेशेंट्स को भी होम्योपैथी में जो सुपर स्पेशलिटी होम्योपैथी का जो एग्रेसिव, फास्ट, नेचुरल और इजी ट्रीटमेंट है उससे हमने रिकवर किया, लोगों की डायलिसिस बचाई, लोगों को एक तरीके से घर में रहकर इलाज लेने के लिए एक जो नई प्रेरणा थी वो मिली और ट्रांसप्लांट बचाना एक उनके लिए किसी चमत्कार से कम साबित नहीं हुआ। जैसे सर आपने मेंशन किया बहुत बड़ी डिसीजेस जितनी भी, लेकिन सर हम देखते हैं कहीं ना कहीं लोगों में आज भी होम्योपैथी, आयुर्वेदिक और एलोपैथी को लेकर के अंतर नहीं मालूम है। तो सर पहले मैं शुरुआत ऐसा करना चाहूंगी कि पहले आप इसके अंतर बताइए और सर फिर कहीं ना कहीं ये डिसीज की आप बात कर रहे हैं, जब हम बात करते हैं कि लोगों का सिर दर्द होता है तब भी वो कोई एलोपैथिक दवाई ही सोच करके अपने उसको लेते हैं और उसको ठीक करते हैं, लेकिन क्या सर ऐसी होम्योपैथी की अवेयरनेस होनी चाहिए जो लोगों तक? बिल्कुल सही। देखिए सभी सिस्टम अपने हिसाब से अपना अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं है कि कोई भी सिस्टम बड़ा है या छोटा है। मेरा विजन ये कहता है कि जहाँ एक्यूट इमरजेंसी वहाँ पर आप एलोपैथी सिस्टम का जैसे उपयोग करते हैं, जैसे कि आपने एग्जांपल दिया कि अगर सिर दर्द है हम दर्द की कोई गोली खाकर तुरंत आराम ले लेते हैं क्योंकि वो एक्यूट प्रॉब्लम है, हमने केमिकल बेस्ड ट्रीटमेंट को तुरंत लिया और उसका फायदा तुरंत मिला। लेकिन अगर हम बात करते हैं अगर यही प्रॉब्लम बार बार होने लग जाए, क्रोनिक होने लग जाए, तो ज्यादातर लोग इसके लिए
जो एक्यूट इमरजेंसी के लिए ना प्रिपेयर होते हुए क्रॉनिक प्रॉब्लम को जब दिमाग में ले लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये दिमाग में आ जाती है कि अब इस प्रॉब्लम को जड़ से भी खत्म करना पड़ेगा। तो उस प्रॉब्लम के लिए क्योंकि वो अल्टरनेटिव सिस्टम में आयुर्वेद में जाते हैं, आयुर्वेद जैसा कि भारत से बनाया हुआ एक पूरा परिष्कृत विज्ञान है जो कि हम पूरी दुनिया में बता पा रहे हैं, उसका एक अपना डिफाइन सिस्टम है, जैसा कि एलोपैथी का खुद का एक डिफाइन सिस्टम है जिसमें काफी रिसर्च भी होता है। उसी तरीके से होम्योपैथी जो कि जर्मनी से बन के आई थी उसको हमने इंपोर्ट किया और वही वर्ल्ड वाइड क्लासिकल होम्योपैथी के नाम से चल रहा है। बात आती है विजन की, जहां पर आपका केस जिस एंगल पे हम बात करते हैं, जैसे हम 300 बीमारी पे बात करें तो हर एंगल पे कहीं ना कहीं परमानेंसी की जरूरत होती है। तो चूंकि अगर आपने बात की एक्यूट इमरजेंसी की तो इस चैनल के माध्यम से दोस्तों ये मैसेज देना चाहूंगा कि एक्यूट इमरजेंसी के लिए भी आप होम्योपैथी में आ सकते हैं। आपको पहले ये पता होना चाहिए कि जो ट्रीटिंग डॉक्टर है वो उसको उस तरीके से डील करने के लिए किस तरीके की दवाइयों का जो डोजेस है वो आपके पैरामीटर के हिसाब से कैसे सेट करने वाला है। समझ लीजिए आपको बुखार की प्रॉब्लम है, सिर दर्द की प्रॉब्लम है, अगर मैं आपको क्लासिकल होम्योपैथी के हिसाब से कुछ 5 बूंद 4 बूंद 2 गोली 4 गोली ऐसा कुछ डोज देता हूँ, हो सकता है मुझे थोड़ा समय लगे, उस पेशेंट की अगर ससेप्टिबिलिटी कमजोर है तो हो सकता है समय लगे और उतना समय उस पेशेंट के पेशेंस में ना हो। तो मुझे ये कोशिश करना है कि अगर चूंकि एक्यूट इमरजेंसी है तो मैं मेरा डोज उसका जो लॉ ऑफ मिनिमम जो हम पढ़ते हैं उस लॉ ऑफ मिनिमम के हिसाब से उसका जो डोज है मैं वो उतना सेट करूं जो उस एक्यूट इमरजेंसी में पूरी तरीके से कारगर साबित हो सके। तो इस थ्योरी पर जब हम जाते हैं सुपर स्पेशलिटी होम्योपैथी जो मेरा इन्वेंशन है एक तरीके से कह सकते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि नया लाने की, उसमें हम जो डोजेस हैं वो पेशेंट की पैथोलॉजी रिपोर्ट और बीमारी की सीवियरिटी के हिसाब से डिसाइड करते हैं। तो लॉ ऑफ मिनिमम वहां पर काम करता है कि उस पर्टिकुलर केस के लिए हो सकता है कि लॉ ऑफ मिनिमम के हिसाब से जो डोज है वो हमारा 120 बूंद हो, 240 बूंद हो, 480 बूंद हो, मतलब वो एग्रेसिव ट्रीटमेंट हो ताकि लोगों को ज्यादा फायदा मिले, इजी ट्रीटमेंट मिले और बिना परहेज का फास्ट ट्रीटमेंट जब मिलता है और बिना साइड इफेक्ट मिलता है। सबसे अच्छी बात है कि जैसे कई बार होता है कि हम जो भी केमिकल बेस्ड ट्रीटमेंट लेते हैं तो मन में रहता है कि हम ज्यादा पेन किलर खा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं लीवर किडनी पे नुकसान पहुंचे, कहीं कोई दूसरी दवाई का कोई केमिकल साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है, जो मन में एक डर रहता है, भले वो एक्यूट इमरजेंसी के लिए कोई भी दवा खा रहे हैं। लेकिन जब सुपर स्पेशलिटी होम्योपैथी का जो एग्रेसिव ट्रीटमेंट लेते हैं, सबसे अच्छी बात है दोस्तों कि होम्योपैथी सेफ सिस्टम है, तो उसका फायदा भी मिल जाता है। तो सोने पे सुहागा जैसी बात हो गई, सेफ भी है, फास्ट भी है और कहीं ना कहीं आपको आराम भी जल्दी मिल पाता है। तो अगर इस तरीके की डॉक्यूमेंट्री अगर हम बता पाते हैं जो इस तरीके के केसेस में हमने डील किया एक्यूट इमरजेंसी में, इवन एपेंडिसाइटिस जैसे केसेस जो कि एक्यूट इमरजेंसी सर्जिकल केसेस है, उसमें हमने 5 दिन में होम्योपैथी में सुपर स्पेशलिटी कांसेप्ट से लोगों को फायदा दिलाया। तो नो डाउट इस तरीके की एक्यूट इमरजेंसी केसेस में भी अगर सर्दी खांसी बुखार के लिए भी, अगर आप चिकनगुनिया इस तरीके के केसेस के लिए, टाइफाइड जैसे केसेस में सुपर स्पेशलिटी होम्योपैथी का एग्रेसिव ट्रीटमेंट लेंगे तो आपको फायदा भी मिलेगा और लोगों के जो मुंह जवा में जो जैसे आपने एक शब्द बोला कि लोगों को इजी लगता है कि एलोपैथी खाना, मुझे लगता है कि जब इस तरीके की चीजें सामने आएगी तो लोगों को सेफ सिस्टम के साथ अगर फास्टेस्ट ट्रीटमेंट होम्योपैथी से मिलेगा तो लोग इसको जरूर पसंद करेंगे और कहीं ना कहीं लेना उन्हें चाहिए। सर जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमेशा एलोपैथिक का एविडेंस सामने आता, होम्योपैथी के एविडेंस इतने नहीं रहते हैं सर, लेकिन उसकी अवेयरनेस हम कैसे लोगों तक पहुंचा सकते हैं? बिल्कुल, ये सिर्फ ये मेरा पार्ट नहीं है, मेरे हिसाब से मेरे को सुनने वाले मेरे जितने भी होम्योपैथी के मेरे जो कलीग्स हैं कहीं ना कहीं उनके लिए भी ये बात है कि हमें पूरी कोशिश करना चाहिए कि अगर जो इस सिस्टम पे हम काम कर रहे हैं उसको हम एविडेंस बेस्ड सिस्टम पर कहीं ना कहीं डिफाइन कर सके, लोगों के सामने बता सके और कहीं ना कहीं उसको अप्रोच भी दिखा सके। तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि डे 1 से जब से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि होम्योपैथी में जो भी लैक ऑफ एविडेंस के मामले में जो भी हमने सुना था या जहां जहां हमने ये कंप्लेंट मानी है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी कंट्रीज में इसको इसीलिए कई बार बोल दिया गया कि अनसाइंटिफिक है, आप इसको बैन भी कर सकते हैं, कई जगह फंडिंग नहीं हो रही है, निश्चित रूप से प्लेसिबो इफेक्ट के नाम से कई जगह ये दुष्प्रचारित भी हुआ। तो कहीं ना कहीं जब मैं सोचता हूँ कि अगर मुझे इस जन्म में इतना अच्छा काम करना है तो क्यों ना मैं एक पूरा डेटा बेस्ड सिस्टम को लागू करूँ और कहीं ना कहीं एविडेंस बेस्ड सिस्टम को जब मैं बनाता हूँ तो निश्चित रूप से ये जो प्रेरणा है ये चूंकि परिवार से तो मिली थी, कहीं ना कहीं मेरे विजन में भी थी कि हम कुछ करेंगे तो उसको डॉक्यूमेंट में जरूर लाएंगे। तो आज दोस्तों ये जो चैनल के माध्यम से जो मैं बुक बार बार बता रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि ये 3000 पेशेंट का जो डेटा हमने जो कंपाइल किया कहीं ना कहीं ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस बेस्ड सिस्टम बनाया है। तो जो अवेयरनेस के रूप में जब मेरे चैनल पे जाके आप देखते हो, यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं, एक तरीके से वेबसाइट के माध्यम से देखते हैं, बहुत सारे मेडिकल जर्नल में जब हम इसे सबमिट कर रहे हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म में बता रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस में बताकर आ चुके हैं, कहीं ना कहीं एक तरीके से जो भी लंदन पार्लियामेंट में मैं इस चीज को बता के आया हूँ, कहीं ना कहीं ब्रिक्स के माध्यम से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जितना भी मेरा अवेयरनेस प्रोग्राम है, एक तरीके से पूरी कोशिश ये है कि सुपर स्पेशलिटी होम्योपैथी का जो एविडेंस बेस्ड सिस्टम है हम लोगों को बता सके। दुनिया के जहां जहां मेडिकल प्लेटफॉर्म है, चाहे वो इंडिया के हों या बाहर के हों, हम कोशिश कर रहे हैं कि इस प्लेटफॉर्म में मेडिकल काउंसिल्स को हम अपना ये डेटा रखें और बताएं कि होम्योपैथी में सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट बनाकर जो ये जो एविडेंस बेस्ड सिस्टम बनाया है इसका फायदा लोगों को मिले। और इस सिस्टम का फायदा जब लोगों को मिलेगा तो निश्चित रूप से जैसे लोग एलोपैथी को रिसर्च बेस्ड सिस्टम मानते हैं, उसी तरीके से होम्योपैथी में भी रिसर्च और एविडेंस बेस्ड सिस्टम आने से कहीं ना कहीं लोगों को
पता चलेगा कि बड़े केसेस कोमा, कैंसर, किडनी, लास्ट स्टेज ऑटोइम्यून कैटेगरी के केसेस में भी होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी के रूप में अच्छा काम कर सकती है और कहीं ना कहीं लोगों को ये आप अच्छा फायदा दे भी पाएंगे। सर प्लेसिबो इफेक्ट आपने मेंशन किया है, तो सर मैं उसी से लेना चाहूंगी कि लोग बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट को भी लेकर के साथ साथ वो ये बोलते हैं कि सिर्फ होम्योपैथिक में मीठी गोलियां रहती हैं। सर इसकी कितनी सच्चाई है? ये दो अलग अलग बात है। प्लेसिबो इफेक्ट का मतलब होता है कि उसमें दवा नहीं है, केवल वो जस्ट काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल आप खा रहे हैं और इसलिए ठीक हो रहे हैं क्योंकि किसी के बारे में सुना है कि वो ठीक हो रहा है, या फिर उसने बोल दिया कि ये दवा लेने से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता और तुम ठीक हो जाओगे, इसलिए आप प्लेसिबो के रूप में भी अगर खाते हैं तो लोग ठीक हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में। इस प्लेसिबो इफेक्ट में केवल होम्योपैथी नहीं, इवन कोई भी ट्रीटमेंट अगर बिना दवा के अगर दिया जाए तो उसे हम प्लेसिबो इफेक्ट की स्टडी में ले सकते हैं, लेकिन वो साइकोलॉजिकल होता है। और यहाँ पर हम बात करेंगे अगर मीठी गोली की, तो चूंकि मीठी गोली एक होम्योपैथी का एक परिष्कृत एक चूंकि शुगर जो ग्रेन्यूल्स होते हैं उसके अंदर जो होम्योपैथी की लिक्विड्स वो हम उससे जब डालते हैं तो निश्चित रूप से वो एब्जॉर्ब करके हम जब लेते हैं तो लेने में टंग के ऊपर जब रखते हैं तो वो इजी वे में वो एब्जॉर्ब हो पाता है। तो मीठी गोली का मतलब होम्योपैथी के बारे में एक जनरल टर्म है मीठी गोली। पर चूंकि अब मैं बात करूंगा सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी के बारे में, तो निश्चित रूप से दोस्तों यहाँ पे मीठी गोली के बारे में मैं यही बोलूंगा कि ये क्लासिकल होम्योपैथी का एक फॉर्म है। अब मैं जो ट्रीटमेंट देता हूँ उसमें ज्यादातर हम आपको जो देते हैं उसमें चूंकि टिंचर्स का यूज होता है, डाइल्यूशंस का यूज होता है, 50 मिलीसीमेल 50 तक पावर तक की दवाइयों का उपयोग होता है, बायोकेमिक पेटेंट्स, हम इस तरीके से होम्योपैथी के पूरे फार्मूलास या पूरे जो स्केल है उसको यूज करते हैं। तो निश्चित रूप से ये केवल मीठी नहीं है, आप यहाँ पर कड़वी होम्योपैथी भी आप यहाँ पर मेरे माध्यम से देख पाएंगे। मतलब मीठी गोली के साथ साथ कड़वी गोली हाँ जी, कड़वी लिक्विड्स पीना पड़ेगा। जी सर, वही हम देखते हैं कि सर कोई एज ग्रुप सर ऐसा होता बाधित है या फिर सर ये स्टडी और सर ये ब्रांच हर एक स्टेज और ग्रुप के लिए होती है? किस चीज के लिए? सर लोगों को, पेशेंट को ट्रीट करते हैं, बच्चों को। होम्योपैथी के बारे में एक सबसे अच्छी बात है कि आप किसी भी एज ग्रुप में इसका फायदा ले सकते हैं। बात होती है बच्चों से नवजात शिशु के अगर ग्रुप में हम बात करें तो वहां पर भी होम्योपैथी सेफ है। अगर हम हमारी उम्र में बात करें वहां पर भी बहुत अच्छा काम कर सकती है और ओल्ड एज के लिए भी ये बहुत अच्छा काम कर रही है। तो एज ग्रुप का कभी भी कोई क्राइटेरिया होम्योपैथी में नहीं रहा, लगभग सभी ग्रुप के लोग इसका फायदा ले सकते हैं। सेफ फॉर ऑल एज, सेफ फॉर ऑल द एजेस। बस आपको ये पता होना चाहिए कि जिस पेशेंट के लिए, जिस बीमारी के लिए वो होम्योपैथी में अप्रोच ले रहा है, हमें उसके लिए मिनिमम डोज वो सेट करना है जिसमें हम उस पेशेंट के लिए कुछ अच्छा कर सके या उसकी रिपोर्ट्स को चेंज करने के लिए जो मिनिमम डोज काम कर सके। जी सर, तो जब हम ये देखते हैं सर होम्योपैथी की जो पूरी ब्रांच ऑफ स्टडी होती है, कहीं ना कहीं सर लोगों में ये रहता है कि ये देर फायदा करती है, बहुत टाइम बाद लेती है, फिर उसके बाद हमें परिणाम दिखता है। तो सर क्या ये मिथ है या फिर ये सच्चाई है? ये जो एक जनरल मिथ है कि होम्योपैथी स्लो काम करती है, उसका मेन कारण भी मैंने आपको जैसे बताया कि होम्योपैथी जो 250 साल पुराना सिस्टम था उसमें उतना ही काम हुआ जितना बताया गया है। तो निश्चित रूप से चूंकि हम आज के परिवेश में जब बात करते हैं तो पेशेंट पूरी तरीके से बहुत सारे रेजिस्टेंस लेके आते हैं और हो सकता है कि जब होम्योपैथी में आता है तो बहुत सारी दवाइयों के सेवन करने के बाद वो ऑलरेडी बहुत सारा मतलब उसकी बॉडी सेंसिटिविटी पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुकी हो, उसका बॉडी रिस्पांस पूरी तरीके से मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो चुका हो और वो बहुत स्टेज आगे बढ़ चुकी हो। तो निश्चित रूप से जब ऐसे स्टेज में अगर पेशेंट आते हैं तो हो सकता है वो जो 4 गोली 5 गुण वाला जो कंसेप्ट है उस पेशेंट के रेजिस्टेंस के हिसाब से कम पड़ता हो। इसलिए मैं बार-बार इस बात को कहने की कोशिश करता हूँ कि लॉ ऑफ मिनिमम जो होता है उसमें हमें होम्योपैथी का जो लॉ ऑफ मिनिमम डोज है वो सेट करना है जो उस पेशेंट की पैथोलॉजी की रिपोर्ट्स या उसकी सीवियरिटी के हिसाब से हमें डिसाइड करने की जरूरत हो। तो निश्चित रूप से जब हम जरूरत के हिसाब से डिसाइड करेंगे तो आपको रिपोर्ट्स मिलेंगे और जब रिपोर्ट्स मिलेंगे तो वो जो आपका चैलेंजेस है अपने आप से या उस पेशेंट की उम्मीदें हैं आपसे कहीं ना कहीं आप पूरा कर पाएंगे। और जब वो डॉक्यूमेंट्री के रूप में जब आप बता पाते हैं कि फास्ट ट्रीटमेंट, अगर मैं कहता हूं फास्ट ट्रीटमेंट होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी, तो इसका मतलब है मुझे बताना पड़ता है कि फास्ट कैसे हुआ। तो हम बताते हैं कि हमने कैंसर की इस पेशेंट को 6 महीने में रिकवर किया, किडनी फेलियर की इस पेशेंट को हमने 5 दिन में ठीक किया, 11 दिन में ठीक किया, 1 महीने में ठीक किया। तो अगर ऐसे ही अगर डेटा अगर आते हैं कि सर्जरी बचाने वाले केसेस को हमने 1 महीने में डिसॉल्व किया, 2 महीने में हमने पूरे तरीके से ठीक किया, ऑटोइम्यून कैटेगरी में जो कहा जाता है कि एलोपैथी में भी कि ये इस केस का कोई इलाज नहीं है, जिंदगी भर आपको दवाई खाना है, तो निश्चित रूप से आरए फैक्टर, एएनए फैक्टर, HLA-B27 जैसे ऐसे फैक्टर्स जो कि मेडिकल साइंस के लिए अबुझ पहेली हैं, जिसमें ये कहा जाता है कि ये जीवन भर ये नेगेटिव नहीं हो सकते। मेरे चैनल के माध्यम से ये दोस्तों ये मैसेज है इस आपके चैनल के माध्यम से बताने के लिए कि आप मेरे चैनल पे जाइए और देखिए उन पेशेंट्स को जिनका HLA-B27, आरए फैक्टर, एएनए फैक्टर हमने 1-1 महीने में भी रिवर्स किया है। सर हम देखते हैं कहीं ना कहीं होम्योपैथी की जब दवाई लेते हैं लोग तो मना किया जाता है कि चाय नहीं लेना है, कॉफी नहीं लेना है या पुदीना जैसी चीजें नहीं लेना चाहिए।
सर ये मिथ है कि ये सच्चाई है? एक्चुअली ये जो कंसेप्ट है क्लासिकल होम्योपैथी पे इसलिए ज्यादा लागू होता है क्योंकि वहां पर जो डोजेस होते हैं सेलेक्टेड डोजेस होते हैं, 5 गोली 5 बूंद 10 बूंद। तो ये जितनी भी गंध वाली चीजें हैं इसको पीने से हो सकता है कि डोजेस की जो इफिकेसी है वो कमजोर हो जाती है और उसका जो एक्शन और मोड जो भी हम मानते हैं होम्योपैथी से वो कमजोर होने के कारण पूरी तरीके से असर नहीं आता है। लेकिन अगर मैं सुपर स्पेशलिटी होम्योपैथी में ये बात करता हूँ तो मेरा ये ट्रीटमेंट कहता है कि हम डोज को चूंकि मिनिमम क्राइटेरिया पे सेट करते हैं तो वहां पर हम परहेज के पीछे नहीं भागते। हमें बचना नहीं, हमें ठीक होना है। हमें आपको ठीक करने के लिए रिस्पॉन्स बढ़ाना पड़ेगा। हम हर बार बचने का बहाना भी नहीं ले सकते कि आपने ये खा लिया इसलिए दवाई ने एक्शन नहीं लिया, या फिर आप ये पहले से कुछ खा रहे होंगे इसलिए हमारी दवाइयों ने एक्शन कम किया। तो मेरा कहना है कि बजाय इन सब चीजों पे जाने के हमें कहीं ना कुछ ऐसा लाने की जरूरत है कि हम डोज इस तरीके से रखें जिसमें परहेज के पीछे हमें ज्यादा ना भागना पड़े। और चूंकि जब एग्रेसिव ट्रीटमेंट मिलता है तो उसमें मैं परहेज हटा देता हूँ। तो ये प्लस पॉइंट ये होता है कि पेशेंट भी बड़े खुश रहते हैं कि ये सर ने कुछ ऐसा मना नहीं किया। मैं बीमारी से रिलेटेड परहेज बताता हूँ पर मेरी दवाइयों से रिलेटेड परहेज मैं अवॉइड करता हूँ। तो ज्यादातर पेशेंट इस मामले में मुझसे बड़ा खुश रहते हैं कि सर ने दवाई भी फास्ट दी, बिना परहेज की दी, बिना साइड इफेक्ट का दिया और नेचुरल और इफेक्टिव। और सबसे अच्छी बात है कि उस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करने के विजन से सबने दवाई दी। सर क्या स्टेरॉइड मिलाने वाली धारणाएं रहती है? अगर कोई होम्योपैथी का दुरुपयोग कर सकता है तो उसमें स्टेरॉइड मिलाने के जो केसेस आते हैं उसके लिए कई बार हमने सुना है तो निश्चित रूप से दुरुपयोग की श्रेणी में आ सकता है। लेकिन अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से अगर बताने की कोशिश करूं तो दोस्तों कई बार ऐसी बीमारियां होती है जिसमें लोग स्टेरॉइड खा के भी हमारे पास आते हैं लेकिन उसके बावजूद भी ठीक नहीं हो रहे होते हैं। तो मेरा इस चैनल के माध्यम से आपको मैसेज है कि स्टेरॉइड्स आप लीजिए। एलोपैथी में आप जब लेके आते हैं और अगर होम्योपैथी में आ गए तो आपको यहाँ पर होम्योपैथी में स्टेरॉइड लेने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपको अगर होम्योपैथी का मिनिमम डोज अगर सुपर स्पेशलिटी होम्योपैथी के हिसाब से अगर हम एग्रेसिव ट्रीटमेंट देते हैं तो निश्चित रूप से जो काम स्टेरॉइड नहीं कर पा रही है उसको अगर हमें करना है तो आपको होम्योपैथी को फास्टेस्ट ट्रीटमेंट में डेवलप करना पड़ेगा। एआई और सर रोबोटिक्स क्या इस फील्ड में है और कैसे? इसका फायदा हमें जो फ्यूचर जनरेशन है उसको जरूर मिलना चाहिए। और एआई और रोबोटिक्स के बारे में मैं ये बात करूंगा कि चूंकि जैसे मेरा क्लिनिक लोकल क्लिनिक ना होकर ग्लोबल क्लिनिक है, आज हम 19 देशों को इंदौर की सेंटर से जो आरोग्य सुपर स्पेशलिटी होम्योपैथी जो कि मेरा एक इंदौर का विधिवत सेंटर है जहाँ पर मैं खुद अवेलेबल हूँ, जहाँ पर मेरी पूरी टीम काम करती है, हम आज चूंकि एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से इसमें टेक्नोलॉजी का बड़ा उपयोग होता है। हम दुनिया भर के पेशेंट जो हमारे ऑनलाइन कंसल्टेशन से हमसे जुड़ते हैं वो कहीं ना कहीं व्हाट्सएप एआई के माध्यम से जो हमारा जो फ्यूचर ऑफ विजन है उसमें एक चीज और ऐड होने वाला है कि जो हम बीमारी पे काम कर रहे हैं उसकी हम एआई टेक्नोलॉजी से बहुत सारे मॉड्यूल्स बनाकर हम आप हमारी वेबसाइट पर या फिर चैनल्स के माध्यम से हम बताएंगे ताकि मैं एक अर्पित चोपड़ा अगर अपने आप में एक संपूर्ण इंसान मानूं तो मैं ये चाहूंगा कि मेरी बातों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए एआई का फायदा जरूर मिले। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करें और चूंकि सुपर स्पेशलिटी होम्योपैथी को अवेयरनेस प्रोग्राम में हमें दुनिया भर में बताना है तो कहीं ना कहीं मैं अकेला इस विजन में ना जाऊं, इसके साथ कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का मैं उपयोग करूं। तो निश्चित रूप से रोबोटिक्स और एआई का उपयोग हम आगे जाके करने वाले हैं और इस दिशा में जो भी मेडिकल प्लेटफॉर्म में हमें जहां मौका मिलेगा हम इस पे अपनी बात रख पाएंगे। सर से आज हम जाने की होम्योपैथी की अवेयरनेस क्या होती है, अवेयरनेस के साथ साथ जितने भी मिथ्स हैं उसे हम जाने की क्या क्या मिथ्स हम कंट्रोल कर सकते हैं और क्या सच में मिथ है और क्या झूठ है और क्या सच्चा है। साथ ही ये जाने कि होम्योपैथी सिर्फ अब ना कि भारत में है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी इसे प्रेजेंट किया जा रहा है। थैंक यू फॉर दैट सर। और ऐसी आप ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए एपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।